प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही कहा है। एक घर में हर सदस्य पर अलग अलग कानून लागू नहीं हो सकता। इसका लोगों को समर्थन भी करना चाहिए। यह बात उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर कही है। लेकिन उसका क्या जो धर्म संसद के नाम पर मारकाट की बात करते हैं, तलवार पैनी करने की बात करते हैं। उनके खुद के सांसद और मंत्री एक समाज को खुलेआम गालियां देते हैं। रिपोर्ट दर्ज तो हो जाती है, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। हेट स्पीच के मामले में देश में दोहरी नीति दिखाई दे रही है। क्या दोहरा कानून नहीं है ये कि एक पर तुरंत कार्रवाई होती है और दूसरे पर कार्रवाई के नाम पर ढील बरती जाती है। बहरहाल लोकसभा चुनाव आने से पहले एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस छिड़ चुकी है। ऐसा लगने लगा है कि इसे लागू होने से केवल मुसलमानों को ही नुकसान या फायदा होगा। पूरा वीडियो देखिए तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी और पता चल जाएगा इसका क्या फायदा है। मुझे लगता है, यानी देखिए, हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है। उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है। उस भाई का क्या होगा। वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बाहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बाहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है। और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं।
यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और बात कर रहे हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की। एक देश एक विधान की बात की जा रही है। ऐसे में संविधान में दी गई यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट को अबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि संविधान में राज्य केंद्र को शक्तियां यही लिस्ट तय करती हैं। यूनियन लिस्ट में केंद्र ही कानून बना सकता है, जबकि स्टेट लिस्ट में राज्य को ही कानून बनाने की पावर दी गई है। कॉन्करेंट में केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन कोई विवाद होने पर केंद्र का कानून मान्य होगा। दरअसल भारत में धर्म नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के हिसाब से कानून चल रहे हैं। जो मुसलमान उत्तर प्रदेश में कानून मानते हैं और वही मुसलमान कश्मीर में कानून वो नहीं मानते। गोवा में आज भी पुर्तगाली कोर्ट चल रही हैं। असमानता को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, लेकिन अनुच्छेद 371 का क्या, जो नागालैंड, मिजोरम के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को स्पेशल दर्जा देता है। एक देश में एक कानून की बात की जाती है ताकि अखंडता को मजबूत किया जाए। तो फिर ऐसा लगता है कि अमेरिका में सब कानून फिजूल के हैं। अमेरिका में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हैं, लेकिन इंटीग्रेशन यानी अखंडता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्लिम लॉ में मुस्लिम कंट्रीज ने रिफॉर्म किए हैं, लेकिन भारत में इन्हें छेड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई नेता, कोई मंत्री, कोई सरकार उन्हें अपडेट नहीं करना चाहती। लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद हिंदू मैरिज लॉ, हिंदू जॉइंट फैमिली अनडिवाइडेड के लिए टैक्स एग्जम्पशन यानी छूट के लिए जो प्रावधान किए गए, वैसे मुस्लिम लॉ में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। ऐसे में हर व्यक्ति के मन में सवाल है कि क्या भारत में शरिया कानून लागू हुआ है? नहीं, कभी नहीं। भारत में पूरी तरह शरिया लॉ कभी लागू नहीं हो पाया। इसका मुख्य सोर्स कुरान और सुन्ना है। भारत में क्या है इतिहास मुस्लिम लॉ का, अब मैं आपको बताता हूँ। आपने हमेशा सुना होगा मुस्लिम लॉ, मुस्लिम लॉ, लेकिन क्या कभी जानने की कोशिश करी क्या है मुस्लिम लॉ? मुस्लिम लॉ 1206 से 1526 तक, 1526 से अंग्रेजों के आने तक, जब दिल्ली सल्तनत और मुगलों ने राज किया, तो हिंदू लॉ के साथ
बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई। इस दौरान शरिया को पूर्ण रूप से कभी भारत में लागू नहीं किया गया। औरंगजेब के समय हनफी ने फतवाए आलमगीरी लिखी, जिसमें स्टेट लॉ कहता है कि चोरी करने पर हाथ ना काटा जाए, जबकि शरिया कहता है चोरी करने पर हाथ काटा जाए। बाप के मर जाने पर दादा की प्रॉपर्टी में पोते का शेयर होना चाहिए। तरह तरह के प्रावधान किए गए। 2 लोगों की गवाही का प्रावधान भी था, लेकिन मुगलों ने नहीं माना। अंग्रेजों ने पंडित और मौलानाओं का दबदबा खत्म कर दिया। हदिया को मुस्लिम लॉ का ऑथेंटिक सोर्स माना गया। उसका ट्रांसलेशन पर्शियन भाषा में किया, उसके बाद अंग्रेजी में किया गया। इसके बाद अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भी अंग्रेज वकील भारत में वकालत करता है उसके लिए हदिया पढ़ना अनिवार्य है, यानी उसको पता हो कि मुस्लिम लॉ में क्या क्या है। इसी वजह से इसको अनिवार्य किया गया। अब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बार फिर इस पर बहस छिड़ गई है। बहस का क्या फायदा होगा, क्या नुकसान, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सब के बीच पसमानदा मुसलमानों की भी बात की है। पसमानदा मुसलमानों में वे सभी जातियां आती हैं जो मुस्लिम में बहुत पिछड़ी हुई हैं, जैसे लुहारबड़ी, दर्जी, तेली के साथ साथ दर्जनों जातियां हैं जो पसमानदा के अंतर्गत आती हैं। बहरहाल काफ़ी समय से पीएम पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो प्रधानमंत्री उनके कल्याण की बात करते हैं, मुस्लिम भाइयों बहनों की बात करते हैं, क्या उसे वो अपनी सरकार में लागू कर पाएंगे? क्या वो अपने नफरती मंत्री, विधायक, सांसद की बोलती बंद कर पाएंगे? धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।